जो पूरा पानी है दिल्ली में छोड़ा गया, जबकि जो ड्रेन्स थी वो खाली पड़ी थी। यूपी वाला तो आपने पहले भी क्लियर किया, बताया था एक दफा कि वो जो कहते हैं कि ड्रेन्स नहीं है, वो नहरें हैं। नहरों में और ड्रेन में अंतर होता है, ध्यान रखना चाहिए। ड्रेन्स और रिवर्स ये एक नेचुरल फ्लो का एक विषय होता है कि नेचुरल फ्लो उन्हीं में से जाएगा। नहरों में से नेचुरल फ्लो कभी नहीं जाता। नहरें बनाई जाती हैं आवश्यकता के लिए, वो पीने के पानी की आवश्यकता, वो नहरी सिंचाई के पानी की आवश्यकता, जहाँ पानी अवेलेबल होता है वहाँ से उसको कोई बैराज बना करके निकाला जाता है। हाथनी कुंड एक बैराज है। उस बैराज पर पानी जब आता है तो उसका जो लेवल है उस लेवल को 1,00,000 क्यूसेक तक अगर वो लेवल रहता है तो नॉर्मली 5,000 क्यूसेक उत्तर प्रदेश को और 18,000 क्यूसेक हरियाणा, ये 23,000 क्यूसेक पानी उसमें से निकलता रहता है, बाकी वहाँ स्टोर रहता है। लेकिन जब पानी फ्लड टाइप ऐसा आता है तो ये CWC की गाइडलाइंस हैं, जो अपर यमुना रिवर बोर्ड है, कि आप लोगों को उस समय वो बंद रखने हैं अपने गेट्स। बल्कि मुझे तो शायद जानकारी है कि ऑटोमेटिकली बंद होते हैं। वो जैसे ही पानी ज़्यादा फ्लो होता है ऑटोमेटिकली बंद इसलिए होते हैं कि अगर उस पानी का प्रेशर उस टेम्परेरी स्ट्रक्चर पर अगर पड़ेगा तो वो कुछ भी बहा के ले जाएगा। बड़े बुल्डर भी आ सकते हैं, पानी की गति भी तेज होती है, क्योंकि पहाड़ में से क्या चीज़ कब आ जाए को पता नहीं लगता है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको बंद रखते हैं। इसलिए 23,000 क्यूसेक के कारण से ये सारा शोर मच गया, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। 3,70,000 और 23,000 उस अच्छा पहले भी, पहली बार ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हर वर्ष जैसे 1,00,000 से ऊपर पानी बढ़ता है उस पानी को रोका जाता है। रोकना के कारण एक तो रिस्क कम होता है, और दूसरा अपना भी जो बरसात का पानी क्षेत्र का होता है वो उन नदियों उन नहरों में से ही आगे बढ़ता है। फिर उनको कहीं नदियों में डाइवर्ट करना पड़ता है, कहीं साउथ हरियाणा में हमको लिफ्ट करना पड़ता है। नहीं तो पानी जहाँ फैलेगा, जहाँ पानी की वर्षा बढ़ेगी, उसको जो निकालने के रास्ते हैं या तो नेचुरल ड्रेन्स हैं अथवा ये नहरें भी। नहरें पानी लाने के काम आता है, कहीं नीचे की तरफ बहाने के लिए ले जाने का काम आता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर इनको सूझबूझ होती और ये एसवाइल बनी हुई होती तो आज जो पानी इनके यहाँ फैला है पंजाब में जिसका शोर मचाते हैं उससे बच जाते। हम क्या करते क्या नहीं अलग बात है, हम उसको साउथ हरियाणा में ले जाते या हमको राजस्थान भेजते, लेकिन उनका पानी और नीचे आ सकता था। एक अल्टरनेटिव एक पैसेज एसवाइल के रूप में उनको मिलता। अभी भी जहाँ जहाँ पंजाब के एरिए नज़दीक लगते थे एसवाइल के, पानी उभर करके वो एसवाइल में आया। एसवाइल यहाँ पूरे उफान पर थी उस दिन, और उसी दिन इधर से टांगरी, उधर से घग्गर, उधर से एसवाइल और उधर से नरवाना मेन ब्रांच, नरवाना भाखड़ा जो ब्रांच है वो भी फुल चली है। वो सारे आकर के जुई जनसुई के आसपास वो सब मिल गए। ये जो कुरुक्षेत्र के अंदर नुकसान हुआ वो सारा उसी कारण से हुआ कि सब तरफ से पानी का प्रेशर वहां आ गया। ये तो सारे वहां मिलते हैं जाकर के, यानी कुरुक्षेत्र से लेके कैथल तक ये एरिया, इन सब पानी के इकट्ठे होने के बाद वहां मिला है। उसके बाद पानी आगे रिलीज होते होते धीरे धीरे हो गया। तो इसलिए नहरों के ऊपर बरसात के पानी, बाढ़ के पानी का कभी भी डिपेंडेंसी नहीं बन सकते। नहरें डिपेंड हो जाएगी। नहरें इरिगेशन के पानी के लिए, नदियों के पानी के लिए नहीं। देखिए ये इंटरस्टेट बातें होती हैं। अब इंटरस्टेट बातों में एक वो हरियाणा के जिम्मे है, एक वो उत्तर प्रदेश के जिम्मे है, और एक इनके अपने दिल्ली के जिम्मे। वजीराबाद किसके? वजीराबाद दिल्ली के पास है, ITO हरियाणा के पास है, और ओखला जो है उत्तर प्रदेश के पास है। तीनों स्टेट्स के इंटरेस्ट हैं, और तीनों स्टेट्स में पानी को रेगुलेट करना पड़ता है। ज़्यादा हो तो छोड़ना पड़ता है, कम रह जाए तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करना पड़ता है। इसलिए ये ज्वाइंट, अब जैसे भाखड़ा में, BBMB में, भाखड़ा में भी सभी जो स्टेट्स हैं सबके अपने स्टेक होल्डर्स हैं, तो स्टेक्स हैं, तो कोई ना कोई प्रतिनिधि वहाँ आखिर, चाहे पावर के हों, चाहे सिंचाई के हों, चाहे बाकी हों, वो सब मिलकर के ही सब देखते हैं। अगर उन्होंने ऐसा हमको लिखा है तो मैं इस बात में कोई दिक्कत नहीं हमको कि सारे जितने ये बैराज हैं इन सबको ज्वाइंटली भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरियाणा सब कुछ छोड़ देगा ऐसा नहीं। हरियाणा का स्टेक आगे भी है हमारा, आगे फरीदाबाद जिला, पलवल जिला, नूंह जिला, 3 जिले ऐसे हैं जो यमुना नदी के इस पानी के ऊपर डिपेंड है। और इसमें जो कठिनाई आई थी, मुख्य कठिनाई, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। वास्तव में इसके मेंटेनेंस में है तो हरियाणा के अंडर, मेंटेनेंस में जो इंद्रप्रस्थ पावर हाउस था वही एक्टिव था, और वही जो है इसमें फीड करता था, उसी कारण से उसकी मेंटेनेंस होती थी। वो 2018 में
अब वो तो दिल्ली का ही, इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली का ही था। इंद्रप्रस्थ पावर हाउस दिल्ली का था, वो 2018 में बंद हो गया। वो बंद होने के बाद चिंता तो उनकी करनी चाहिए, तुमको करनी चाहिए थी कि हमारे इसको मेंटेन करने के लिए हम जो है इसको आपूर्ति करेंगे। 2018 के बाद कभी नहीं आए। 2022 में कोई एक पत्र आया जो फाइलों में हमको पता है कि आया है वो, लेकिन उसमें तो इतना ही था कि हमारे हवाले कर दो। उस समय भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ यहाँ कठिनाई आ सकती है, केवल इतना ही है जैसे हम कहते हैं एसवाइल बना के दे दो। अब एसवाइल बना के दे दो, सुप्रीम कोर्ट में चला गया विषय, वो विषय इस मामले नहीं है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को तो हमारा जो फ्लड रिलीफ, फ्लड के जो ये जो मीटिंग हम करते हैं, क्या इसको बोलते हैं, फ्लड कंट्रोल बोर्ड, तो फ्लड कंट्रोल बोर्ड उनके यहाँ ही बना हुआ है। फ्लड कंट्रोल बोर्ड में एक बार भी उन्होंने ये विषय हमको नहीं कहा कि हाँ हम जो है तीनों जो बैराज हैं इनकी सफाई की चिंता ज्वाइंटली कर लें या अलग अलग कर लें, या उनको कोई ध्यान में आया कि हमारा नहीं हो रहा है। अब तो सारे लोग तो अपना ठीक है, जहाँ साधन आएंगे साधन कर ठीक करेंगे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं टोका हमें, कहा हमारे यहाँ तो पैसा जाता नहीं था, बल्कि अब तो बाद में डिमांड की है कि भाई ठीक है उस पैसे को दो। एक उसके 4 या 3 गेट खुल भी गए, कितने खुले? 2-3 खुल गए विदिन 48 आवर्स सारे। हाँ, तो ये विषय हरियाणा से ऊपर है, ये सरकार जो सारा ये जो विषय ये है कि फ्लड के क्या पर आईटी वाला पार्ट है जो हमारे वाला पार्ट है, भले ये इंद्रप्रस्थ 2018 में बंद हो गया, लेकिन हमारा किसी अफसर का कोई कंट्रोल तो होगा, कोई जिम्मेदारी तो होगी ना जिसके अंदर हम देख रहे हैं। नहीं, कंट्रोल तो साउथ जो हमारा इरिगेशन का वो है उनके जब दिल्ली का है। 5 साल में हमारे अफसर ने भी किसी ने देखा कि वो फ्लड गेट बंद है, उसकी मेंटेनेंस उनकी नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी ना, कभी इतना पानी कभी आया नहीं। नॉर्मल जितना हर साल आता था हर साल निकलता था। वो तो क्या है कि उसकी आज को देखने के लिए नहीं, आखिर जिम्मेवार तो होंगे ही, जिम्मेवार तो होंगे ही। इसीलिए हमने आगे बढ़ करके अगर कमेटी बनाई तो हमने बनाई है, इसलिए बनाई है कि हमें वास्तविकता पता तो लगे कि किस लेवल पर क्या बात उठाई गई, कब किसी ने उठाई। लेकिन उसमें मान लो हमारे यहाँ से अगर नहीं हुआ तो प्रभावित तो दिल्ली ज़्यादा हो रहा है ना, दिल्ली प्रभावित हो रहा है। दिल्ली को अपनी सेफ्टी के लिए कोई चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? फिर दूसरा, उनको ये ऑफर करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? पावर हाउस का जो पैसा आता है उसके मेंटेनेंस के लिए उनको उसका पैसा देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? दिल्ली के लोग पैसा देने में तो इतना, यानी जैसे समझते हैं सब फ्री हो जाए, सब फ्री कभी नहीं होता। ये तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के कारण से हम जो पानी है नहर का जो 750 क्यूसेक हमको देना है, और वो 1000 से ऊपर दे रहे हैं, 1070 क्यूसेक, 1049 क्यूसेक हम दे रहे हैं। 730 है 700, तो हम 300 से ऊपर क्यूसेक उनको ज़्यादा दे रहे हैं। और साथ में उसमें लिखा हुआ कि इस पानी का पैसा हरियाणा को मिलना चाहिए, और हम मांग मांग के थक गए, नहीं देते हैं वो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, ये तो नियम है। हाँ, हम मांगते हैं जितना भी एक्स्ट्रा जो सब कितना 3,000 करोड़ हो गया, 400 करोड़ हो गया, कितना हो गया, 5,000 करोड़ हो गया, ये तो 100 करोड़ का नहीं, 5,000 तो नहीं है, कितना भी 150 करोड़ का 5,000 तो नहीं है, तो 250 क्यूसेक पानी जाता है, उसका इतना बड़ा रेट नहीं। एक मिनट, एक आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सीएम साहब ने जो टेक्निकल जो टीम भेजी है, टेक्नोक्रेट है, वो कहते हैं उन्हीं की टीम है, और दिल्ली जाकर पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, कोई बयानबाजी नहीं करते हैं। हम उनके लोगों को भी लेंगे, यमुना बोर्ड के लोग जो हाईएस्ट टेक्निकल आदमी हो सकते हैं वो हम लेंगे। हमने कोई इसमें से छुपाना कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं मानो इस बार अभी कुछ हुआ तो आगे तो ठीक करना कि नहीं करना है, या इसी राजनीतिक जोड़ तोड़ में लगे रहेंगे। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ठीक हो, और ठीक करने के लिए अगर 18 से लेकर आज तक लापरवाही बरती उन्होंने, तो उसको आगे तो ठीक कराना है ना हमने। और हम तो कहेंगे कि भी आप पैसा जमा कराओ, क्योंकि अगर इंद्रप्रस्थ पावर हाउस ने पैसा जमा नहीं कराया है तो पैसा कौन जमा कराएगा? उन्होंने ही कराना है। बल्कि सर इसमें एक छोटी सी बात ऐड करते हैं कि 2022 में जब ये चिट्ठी लिखी थी उन्होंने गेट्स की बंद हो गई थी, 32 गेट है वैसे तो, 4 छोड़ दें, और उस वक्त बिजली का कनेक्शन भी काट दिया उन्होंने। 18 में तो मेंटेनेंस बंद की थी, 22 में कनेक्शन भी काट दिया। बिजली तो उन्होंने देनी है, अपने खर्चे पे रिस्टोर कराया उसको, कनेक्शन को भी, क्योंकि 28 गेट तो फिर भी खुले थे ना, उनको ऑपरेट तो करना पड़ता है। सीएम साहब, एक मेरा छोटा सवाल है, जब भी बाढ़ आती है तो पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो जाती है। केजरीवाल साहब ने आप पर इल्जाम लगाए, आपने पंजाब पे इल्जाम लगाया, नहीं, मैंने कभी कोई इल्जाम नहीं लगाया। आपने कल परसों कहा सर, मैंने कहा मजाक का विषय नहीं। बन जाती होती है तो पंजाब में, हाँ, तो मैं तो इफेक्ट बताया, इल्जाम नहीं बताया। पंजाब के मिनिस्टर आप पे बयान लगाते हैं भी आपकी वो, मतलब ये आज के दौर में जब पाकिस्तान में भी गेट खोल दिए, मतलब एक सीएम लेवल पे कोई ऐसी मीटिंग नहीं हो सकती, अधिकारी लेवल वही मीटिंग है, मीटिंग नहीं हो सकती सर, एक ज्वाइंट कोई रीजनल कोऑपरेशन की मीटिंग नहीं हो सकती?
मीटिंगें कर करके पर आप बयानबाजी पे बयानबाजी सुन तो लो ना मेरे मित्र सुन तो लो। क्या आप इनिशिएटिव लेंगे सर? मैं सुन तो लो, मैं तो लिए बैठा हूँ, आज नहीं कई बार लिया है। सुनो, देखिए अब लगातार हम जो काम कर रहे हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फैसला करा दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मीटिंग कर लो, 3 मीटिंग हमने कर ली, फिर वही ढाक के 3 बात। मैं ना मानूं, इसका कोई इलाज है क्या? इसलिए हमने तो बार बार मीटिंग की, आखिर हमको कहना पड़ा कि ये नहीं मान रहे हैं, कुछ करो, आप ही करो। मैं फ्लड्स की बात कर रहा हूँ, और फ्लड्स में मैं उनको सजेशन दिया है कि आपके यहाँ फ्लड कम हो जाएंगे, एसवाइल बना दो। उनके फ्लड की चिंता कर रहा हूँ मैं अपने फ्लड का उनके ऊपर नहीं थोपा कुछ भी। मैं तो कहता हूँ वो भी फ्लड से बच जाएंगे, और ये एसवाइल की नहर बनती है, वो पानी हमारे आएगा तो हम दक्षिण हरियाणा में चढ़ा लेंगे ऊपर। हमने तो इस बार भी पता नहीं कितना पानी, शायद जो भी हमारे जितने ये थे गेट्स दक्षिण हरियाणा को जाने वाला पानी है, सारी अपलिफ्ट ये इरीगेशन है, सारे पंप, सारे हमारे नहरें, सारे हमारे रजवाए सब चला दिए। नांगल चौरी तक पानी हमने भेजा है, वहाँ तो वर्षा होती नहीं है। तो इसलिए ये रास्ते तो मिलजुल के निकालने पड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम का कोई अर्थ नहीं है। और ब्लेम गेम करते रहेंगे तो इसका नुकसान सबको होगा। पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करना चाहते इस आपदा के वक्त में, लेकिन हरियाणा में 9 साल में जो यमुना है जितनी, जिसमें अवैध खनन होता रहा, सरकार ने अवैध खनन होने दिया और कार्रवाई नहीं की, ना तटबंधों को मजबूत करने का काम किया, ना जो ठोकरे बनाने की समय समय पर जो काम होता है इससे जुड़ा हुआ, ना वो ठोकरे बनाने का काम हुआ। यानी सर वो कहते हैं कि आपदा है और हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार ने 9 साल में तैयारियां क्यों नहीं की? आप प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की? अवैध खनन को लेकर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, बाढ़ का और अवैध खनन का जैसा संबंध वो बता रहे वैसा नहीं होता। खनन अगर कम होगा तो बाढ़ आएगी, खनन ज़्यादा होगा तो पानी को स्मूथ रास्ता मिलेगा। खनन रेगुलर हो, अवैध ना हो, ये एक दूसरा विषय है जिसमें से हमारा रेवेन्यू का लॉस होता है। लेकिन खनन ज़्यादा हो जाए तो पानी को रास्ता मिलता है। मैं तो सुझाव देने वाला ऐसा आदमी हूँ, जो मैंने केंद्र सरकार के हमारे जो मंत्री हैं पावर अपना वाटर रिसोर्सेज के, मैंने कहा एक लेवल खनन का तो अनिवार्य करना चाहिए नहरों में। यानी अगर एक लेवल खनन का अनिवार्य नहीं करेंगे तो पानी उबार आएगा। इसलिए नहरों को, ये नदियों को डीप करना, नदी डीप करने के लिए वहाँ हम हर बार ये कहेंगे कि हाँ इसको खनन रोका जाए, खनन ना किया जाए, खनन लाइसेंस दे किया जाए। नहरों का खनन तो नेचुरल करने का अगर नहीं बनेगा तो पानी ओवरफ्लो करेगा। इसलिए उसका कोई संबंध नहीं है, केवल बात करने के लिए वो कह देते हैं, कर देते हैं। और दूसरा विषय उन्होंने कहा कि हमने जितने जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है उसके बांध बनाने की या उसके जो स्टड लगाने की, वो हर बार करते हैं। ये जो फ्लड कंट्रोल वाली बोर्ड की मीटिंग होती है इन्हीं कामों के लिए होती है। जहाँ जहाँ से डिमांड आती है, जहाँ जहाँ से वो लोग सर्वे करके बताते हैं, उन सबका इस बार भी 800-850 करोड़, कितना 930 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन किया केवल इस बाढ़ राहत के लिए, इस फ्लड कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से। ये जनवरी में किया, दूर भी नहीं। एक बड़ा टेक्निकल विषय है, हम कह रहे हैं कि 3,67,000 क्यूसेक पानी यमुना के यहाँ से गया लखीमपुर में से खुलेगा, वो कह रहे हैं कि 11 लाख हुआ। एक चीफ मिनिस्टर संवैधानिक पद पर बैठे हुए 11 लाख कह रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर संवैधानिक पद पर बैठे हुए 3,67,000 कह रहे हैं। दोनों संवैधानिक पद पर बैठे हुए, इसका कोई टेक्निकल तो होनी चाहिए। अभी यही रविवार तक यही आएगा जो कमेटी बनाई है, इसीलिए बनाई है कि मामला क्या था। नहीं फ्लड गेट नहीं, पानी का अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर वहाँ से मानो डिसिल्टिंग नहीं हुई होगी तो जो गेज होता है वो पानी अगर ऊपर चढ़ के चढ़ेगा तो वो 3 लाख को भी 11 लाख बताएगा। अगर 4 मीटर नीचे पानी निकलना था और 4 मीटर उसकी गाद मिल गई, पानी को स्पेस ही नहीं मिला, तो वही पानी अगर 4 मीटर से ऊपर अगर जाएगा तो 4 मीटर बाई पानी का लेवल ही बताएगा, वो रेत का लेवल नहीं बताएगा। तो हमारी कमेटी पानी बता देगी, पानी कितना, गाद कितनी है, वहाँ डिसल्टिंग हुई कि नहीं हुई, अनक्रोचमेंट कितनी है, और ये गेट्स का जो सारा मामला आ रहा है इसमें फॉल्ट किसका है, और ये सारी चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी है। इसमें हम कोई स्टेट के एक के ऊपर नहीं डालते हैं। आखिर पूरा दिल्ली का जो मामला है वो साफ होकर निकलेगा, हमें पानी आगे मिलेगा। और दिल्ली जनता हमारी जनता है भाई, दिल्ली की जनता किसी और की थोड़ी है। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम ऐसे जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उन नुकसान की सहायता सेवा करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। बल्कि मैंने बताया था कि हिमाचल का नुकसान हमसे कहीं ज़्यादा हुआ है। एक आपकी बातचीत में ध्यान में आ गया, वैसे मैं भूल गया था, हमने तय कर लिया है कि उन्होंने अपना जो सीएम रिलीफ फंड एक अकाउंट बनाया है हरियाणा की ओर से, हम हिमाचल को 5 करोड़ रुपया भेजते हैं।
आपकी बात सर आपको से या सभी से कुछ रिलीफ फंड के लिए बात करेंगे सर, कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे सर। मैंने बताया ना, हिमाचल के लिए 5 करोड़ का फंड हरियाणा सरकार की ओर से मिल जाएंगे। नहीं सर, हरियाणा के लिए हरियाणा, हाँ हरियाणा का, रिलीफ फंड अगर कोई हरियाणा सुनिए, अभी हरियाणा का नुकसान जो हुआ है उसका आंकलन लगभग 500 करोड़ के आसपास बनता है। 281 करोड़ रुपये हमारे पास केंद्र की ओर से आया है। हम डिमांड करेंगे कि ये पैसा 200-300 करोड़ रुपये हमारे पास केंद्र से आ जाए। अब इससे ज़्यादा तो लोकल लेवल पर सहायता NGOs ने, संस्थाओं ने उन लोगों को निकालने के लिए, रिहेबिलिट करने के लिए, उनको भोजन के लिए काफ़ी मात्रा में किया है। अब इस बाकी काम के लिए अभी पब्लिक से फंड्स उस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, नुकसान हुआ है, लेकिन हम मान के चलें कि 400-500 करोड़ रुपये का इतना बड़ा नुकसान नहीं है जिसके कारण से हम जनता के सामने जाएं। बाढ़ आई है, प्राकृतिक आपदा है, हरियाणा का भी बहुत नुकसान हुआ है, अन्य राज्यों का। हथनीकुंड में एक लेवल तक ही पानी रख सकते हैं क्योंकि बराज है वो। तो ये जो पानी चाहे दिल्ली पे आपके पल्लौल और फरीदाबाद में भी प्रेशर बना रहा है आगे जाके पानी, इसके पीछे कहीं बांध बनाने की कोई योजना है ताकि ऐसी विपदा तो आगे भी आ सके? ठीक प्रश्न पूछा। देखिए मैं तो चूँकि यमुनानगर में बहुत लंबा समय मैंने अपना जीवन का गुजारा 6 वर्ष, और मैं उस सारे इलाके की टोपोग्राफी जानता हूँ। उस समय का एक मेरा आइडिया है जो मैंने अभी देवेंद्र सिंह को इनको कहा था, इन्होंने टीम भी भेजी है कि हथनीकुंड बैराज से भी थोड़ा पीछे, एक 500 मीटर पीछे एक डैम बनाया जाए। और वो डैम बनाएंगे तो उसमें निश्चित रूप से हमारी अपनी भी ज़मीन है और हिमाचल की ज़मीन भी, हमने उनसे बात भी की थी कि कुछ 1-2 गाँव की ज़मीन हमको लेनी पड़ेगी अगर डैम बनाते हैं। उसका सर्वे चल रहा है, उस सर्वे के नाते से वहाँ की कोई रिपोर्ट आएगी। प्रारंभिक तौर पर लोगों ने कहा कि बन सकता है, कई लोगों ने और भी सुझाव दिया। तो जहाँ कलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं उधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, तो वहाँ एक डैम बनाने की बात हो सकती है। अगर वो डैम बनता है तो पर्याप्त पानी जो है वहाँ स्टोर किया जा सकता है और हमें भी हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उन सबको, बल्कि उत्तर प्रदेश भी पानी की सहायता मिलेगी। अभी 3 डैम जो पीछे चल रहे हैं, रेणुका डैम, लखवार और किसाऊ, इन डैम्स को भी तैयार होने के बाद जो आज हमें यमुना का पानी लगभग 3 महीने पर्याप्त मिलता है, फिर मैं कह सकता हूँ कि 7-8 महीने पर्याप्त मिलेगा, जितनी आवश्यकता होगी उतना मिलेगा। साल भर कैसे मिले इसकी योजना आगे चल करके बनाएंगे, कोई ना कोई फिजिबल रिपोर्ट आगे तो करेंगे। धन्यवाद। एक बोले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा था कि लिखेंगे, क्या सरकार ने लिख दिया? हमने घोषित कर दिया, 12 जिले घोषित कर दिए। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, और जोड़ते बाद में टूटना पहले शुरू हो जाता है। उनके जो स्वर आए हैं वो आपको पता ही है। समीर जाखड़ ने कहा है कि हरियाणा को विधानसभा के लिए जो जगह देंगे चंडीगढ़ में, उसके लिए 10 एकड़ की तो दूर की बात 1 इंच भी नहीं दी जाएगी। चलिए, ये विषय एडमिनिस्ट्रेटिव विषय, पार्टियों का विषय नहीं है ये। ठीक है, थैंक यू।